probability. Alright, so what is probability? Probability in Hindi means संभावना. ठीक है, तो in probability what we are going to study, we are going to mathematically calculate the possibility of an event. The probability of an event means the possibility of that event. Alright, let's quickly see some of the important points that we will be utilizing in this chapter, some of the important things, the formula in this chapter. Right, so सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि what is an experiment? An experiment is an operation that can produce some well defined outcomes. ठीक है, कोई भी experiment, जैसे in case of tossing a coin, right? Let's talk about an experiment where we toss a coin. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, tossing a coin is an experiment, right? जहाँ पर हम उस event की probability निकालने की कोशिश करेंगे कि जब coin toss करते हैं तो क्या आउटकम्स आएंगे और क्या उनके चांसेस हैं आने के. ठीक है, सो टॉसिंग अ कॉइन ओवर हियर इज एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are known and the exact outcome can be predicted in advance, called random experiment. ठीक है, और ये इस केस में क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, टॉसिंग अ कॉइन. व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि उसके आउटकम्स क्या होंगे, राइट? या तो हेड्स या फिर टेल्स, राइट? तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो पॉसिबली जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, या तो वो हेड्स होगा या वो टेल्स होगा. ठीक है, जो हमें पता है, राइट? सो दिस विल बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल. ठीक है, और जब हम उस कॉइन को टॉस करेंगे, सो देन इट विल बी नोन एज अ ट्रायल, राइट? सो आई एम गिविंग यू दिस टर्मिनोलॉजी बिकॉज यू विल बी यूजिंग दीज in the answers, right? जब आप अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, so you'll be using these terms over there. Alright, the empirical और experimental probability. ठीक है, so अब उसी की probability की अगर बात करें, so अगर इस event को हम E मान लेते हैं, event E as an event. ठीक है, तो PE उसका फॉर्मूला क्या है? बस ये जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपकी क्लास के लिए, आपको याद रखने के लिए, राइट? तो PE इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज हैपेंड. ठीक है, तो उसमें अपने को बात करनी है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आपने जब भी टॉइन कॉज किया है उसमें मान लीजिए हेड्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो कितनी बार हेड्स आया है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये न्यूमरेटर में जाएगा. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार कॉइन टॉस किया था. लेट्स सपोज इफ यू टॉस अ कॉइन फॉर 5 times एंड यू गेट हेड्स फॉर 3 times, राइट? सो 3 बार आपका अगर हेड्स आता है और 5 बार आपने कॉइन टॉस किया था, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा कि कितनी बार हेड्स आया, राइट? सो इवेंट हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी बार हेड आया अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आपने कॉइन टॉस किया, कितनी बार आपने कॉइन टॉस किया. तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5. ठीक है, जिसमें 3 बार तो आया था हेड और 5 बार आपने कॉइन टॉस किया था, राइट? सो आंसर वुड बी, इवेंट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/5. ठीक है, बहुत ही एक ज़रूरी बात जो याद रखने की है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी. क्या 0 हो सकती है? यस, द इवेंट अगर इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, राइट? तो अगर इवेंट ऐसा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0. ठीक है, और 1 भी हो सकती है. 1 किस केस में होगी, कि अगर इवेंट श्योर है, ठीक है, इवेंट वो होना श्योर है कि इवेंट वो होगा ही, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. सो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो आप लोगों ने मूवीज़ देखते होंगे, तो मूवी में आपने देखे होंगे एक शोले मूवी के अंदर कॉइन दिखाया था जिसके अंदर बोथ साइड्स पे हेड्स था. ठीक है, बोथ साइड्स हैड द सेम फेस वैल्यू.
ठीक है। तो अब उस कॉइन की अगर बात करें, दैट पर्टिकुलर कॉइन, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम रैंडम कॉइन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉइन, ठीक है। तो अब उस केस में मान लेते हैं तो दोनों तरफ हेड्स था, तो उस केस में टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब भी उस कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि वो कॉइन जो है वो बायस्ड है, राइट, वो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कॉइन नहीं है। तो उस कॉइन की अगर बात करें तो उस कॉइन में टेल्स है ही नहीं, राइट। तो इस कॉइन में अगर टेल्स है ही नहीं तो उसकी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक। तो और वो कैसे निकाल सकते हैं आप? तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई हैज़ हैपेंड, राइट। तो अगर बात करें उस कॉइन की तो उसके अंदर टेल्स कितनी बार आया होगा? 0। चाहे आप 10 बार उसको टॉस कर लो, चाहे 5 बार टॉस कर लो, चाहे 100 बार टॉस कर लो, उसमें क्योंकि टेल्स है ही नहीं तो उसमें टेल्स आएगा ही नहीं। तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी उस केस में क्या होगी? 0। चलिए बात करते हैं, अगर उसके दोनों तरफ, दोनों फेसेस पे उस कॉइन के अगर हेड्स है तो उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? तो देखो, जब भी आप उछालेंगे तो उस पे हेड्स ही आएगा, उस कॉइन पे हेड्स ही आएगा। तो इसका मतलब उसकी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 100%, इसका मतलब उसकी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन दैट कॉइन विच वाज यूज्ड इन मूवी शोले, सो उसकी हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी 0। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानते हैं कि हमारे पास एक बैग के अंदर और 2 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक बैग के अंदर 2 वाइट बॉल्स हैं, या एक वाइट बॉल है, चलिए एक वाइट बॉल है हमारे पास एक बैग के अंदर। अब हम जब भी हाथ डालेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर से रेड बॉल बाहर निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सोचिए। एक बैग के अंदर एक बॉल है जिसका कलर वाइट है, ये हमें पता है। अब जब हम हाथ डाल रहे हैं उस बैग से बॉल निकालने के लिए, तो उसके अंदर से रेड बॉल बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या उसके अंदर रेड बॉल है? उसके अंदर रेड बॉल है ही नहीं। जब रेड बॉल है ही नहीं तो उसके क्या आने के चांसेस रहेंगे? नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अगर बात करें उसके अंदर से वाइट बॉल बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर बॉल कौन सी है? एक ही बॉल है, और वो क्या कलर है? वाइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे ही आप बाहर निकालेंगे बॉल, वो क्या होगी? वो वाइट ही होगी, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल आने की क्या हो गई? 1। क्यों? क्योंकि आपने मान लीजिए 5 बार आपने पहले तो एक बार बॉल निकाली, फिर वापस रख दी, फिर वापस निकाली, फिर रख दी, ठीक है। 5 बार आपने बॉल निकाली और 5 बार वाइट ही बॉल आएगी, ठीक है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई हैज़ हैपेंड, कितनी बार वाइट बॉल बाहर आई, ठीक है। तो 5 न्यूमरेटर में, और कितनी बार आपने बॉल बाहर निकाली, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपने बॉल बाहर निकाली, अपॉन में 5। तो आंसर वुड बी 5/5 एंड इट इज 1। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच ही लाई करेगी हमेशा। अगर 1 से ज़्यादा आ रही है या नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आंसर गलत है, ठीक है। तो आंसर सही है कैसे कंफर्म कर सकते हैं आप? तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 0, और प्रोबेबिलिटी 1 किस केस में होगी? जब वो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है कि वो ही होगा, कंफर्म है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 1, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक ये फॉर्मूला जो है इसको आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस जो है वो करनी है, ठीक है। अ डाउटफुल सिचुएशन ऑफ एन एक्शन दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस, अनसर्टेनिटी, ठीक है, जो नहीं हो सकता है, दैट इज अनसर्टेन, एंड द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अच्छा, अब बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते, राइट। इन मैथमेटिक्स वी फाइंड द थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल जो भी होगा सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन वी विल एक्चुअली डू इट एंड व्हेन वी विल फाइंड आउट, राइट, कि 10 बार हमने कॉइन टॉस किया था एंड देन वी फाउंड कि 6 बार उसमें हेड्स आया था और 4 बार उसमें टेल्स आया था, सो देन दैट वुड बी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हाउएवर इन मैथमेटिक्स ओवर हियर इन दिस चैप्टर विल बी सॉल्विंग इट थियोरेटिकली, right? So that is
that is the important things, the most important things from this chapter. Let's quickly see the first exercise. Just give me a moment. So I'm going to take you to the first exercise of this chapter, probability. Here we go. ठीक है, so I want you to keep a pen and paper handy, pen and notebook handy with you. ठीक है, अपने सामने रखिए. ठीक है, because you will also be writing these and solving these on your own. ठीक है, so I'm going to take the first question now. So in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. ठीक है, 30 balls खेली किसने? एक क्रिकेटर ने, और उसमें 6 बॉल पे 6 टाइम्स मतलब 6 बॉलों पे और बाउंड्री मारी. क्या एक बॉल पे 2 बाउंड्री मारना पॉसिबल है? नहीं. ठीक है, सो इसका मतलब 6 बॉल्स पे बाउंड्री मारी गई. कितनी बॉल्स में से? 30 बॉल्स खेली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. ठीक है, अब उसकी बाउंड्री नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हमको कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें पता है कि जितने भी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक बार अपने को फाइंड करना है. ठीक है, तो अब इस केस में क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे? कोई बॉल खेली, उस बॉल पर या तो बाउंड्री लगी है या बाउंड्री नहीं लगी. इसके अलावा कोई और चांसेस है क्या? इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. या तो जब उसने क्रिकेटर ने बैट से और बॉल को खेला तो उस वक्त या तो बाउंड्री लगी या बाउंड्री नहीं लगी. ठीक है, तो बाउंड्री लगी वाली केस में तो हमको पता है 6 टाइम्स लगी है. ठीक है, तो बाउंड्री नहीं लगे वाले केस में कितनी बार नहीं लगी होगी? 24 टाइम्स. राइट, तो कैसे? तो टोटल कितनी बॉल खेली? 30. उसमें 6 में क्या कर दिए? बाउंड्री. ठीक है, तो अब कितनी पे बाउंड्री नहीं लगी? 24 के ऊपर बाउंड्री नहीं लगी है. ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 30. और कितने पे बाउंड्री टच की है? 6 पे. ठीक है, तो कितने पे बाउंड्री नहीं टच करी है? 24 पे. ठीक है, तो अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. ठीक है, कि उसने बाउंड्री नहीं लगाई है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो आपको कौन से पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं? पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं वो 24 वाले. ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स देखिए इसका ये रहा आंसर. नंबर ऑफ टाइम्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड. टोटल नंबर ऑफ टाइम्स की जितनी बार उसने बाउंड्री नहीं मारी है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टाइम कितनी बॉल उसने खेली है. टोटल बॉल्स प्लेड अपॉन टोटल बाउंड्रीज नॉट हिट. ठीक है, कितनी बॉल्स पे बाउंड्री नहीं हुई है और अपॉन total number of balls played. So that would be 24 upon 30 and this is the answer. 0.8 is the answer. ठीक है, तो probability can be written in this manner. या फिर आप उसको 4/5 भी छोड़ सकते हैं. राइट, तो 4/5 is equivalent to 0.8. तो either you can leave it as 4 upon 5 or you can write it as 0.8 in the decimal form. ठीक है, ऑलवेज अच्छा ध्यान रखेंगे कि क्या ये 1 से कम है? 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू? यस, 0.8 लाइज बिटवीन 0 and 1. सो द आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. ठीक है, अब 1500 फैमिलीज जो थी जिनके randomly सिलेक्ट किया गया और एक ये डेटा जो है हमें सामने. ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, एक फैमिली के अंदर 2 लड़कियाँ हैं, जहाँ पर वो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी 475 फैमिलीज हैं. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जहाँ पर एक लड़की है फैमिली में, वहाँ वो कितनी फैमिलीज हैं? वो 814 फैमिलीज हैं. और जहाँ पर एक भी लड़की नहीं है फैमिली में, वो कितनी फैमिलीज हैं? 211. जब आप इनका तीनों का सम करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 1500. ठीक है, टोटल बात कर रहे हैं. तो टोटल 1500 फैमिलीज थी. तो किसी फैमिली में एक भी लड़की नहीं थी, किसी फैमिली में एक लड़की थी और किसी फैमिली में 2 लड़कियाँ थी. ठीक है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम. अब उस फैमिली के अंदर आपको बताना है कि
दो लड़कियों वाली जो फैमिली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर कोई सिलेक्ट किया गया किसी फैमिली को, तो उस फैमिली वो क्या चांसेस है कि उस फैमिली में दो लड़कियां हैं। तो उसके लिए क्या करना है, नंबर, अब सबसे पहले तो दो लड़कियों वाली अगर बात कर रहे हैं तो अपने को कौन सा केस लेना है, कौन से आउटकम्स लेने हैं, तो हमको वो लेने हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने कोई एक फैमिली सिलेक्ट करी तो उस फैमिली के अंदर दो लड़कियां होंगी। वो चांसेस क्या है, तो वो चांसेस हैं कि वो उन 475 में से ही सिलेक्ट होंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो हमें पता है 1500, ठीक है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स कितनी, ठीक है, तो कितने में से आ सकती है, तो 475 में से ही कोई आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स क्या है, 475 फैमिलीज में से दो लड़कियां मौजूद हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 475/1500। ठीक है, इसको आपको और ब्रेक कर सकते हैं, राइट, इसको डिवाइड कर देंगे कॉमन नंबर से, तो यू विल फाइंड 19/60 इज द आंसर। ठीक है, क्या ये 1 से कम है, यस, दिस लाइज बिटवीन 0 and 1। और अच्छा एक बात आपको जल्दी से बता देते हैं, आपको पता कैसे लगाना है कि कोई वैल्यू जो है वो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, तो उसको ईजिली बता सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर, इफ द डिनोमिनेटर इज हायर इन नंबर देन द न्यूमरेटर, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर न्यूमरेटर की वैल्यू से ज़्यादा है तो उसकी वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी। और नेगेटिव नहीं है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब वो वैल्यू 0 से ज़्यादा है, या फिर 0 भी हो सकती है कुछ केस में। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, अब एक लड़की है उस फैमिली में, ये कितनी फैमिलीज हैं ऐसी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 814। ठीक है, ये सब डेटा जो है हमें ऑलरेडी मेंशन है, ये कुछ हम अपने आप से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज वो हमको पता है, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जहाँ पर एक लड़की मौजूद है वो हमें पता है, और वो कितना है, 814। तो probability of family having 1 girl in a family would be 814/1500. I believe you are able to understand this. Now, in the third case, probability of having no girl in a family, कि उस फैमिली में एक भी लड़की नहीं है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 211। तो 211/1500 would be the probability that the family chosen does not have even 1 girl. I believe this is clear to you now. Now let us see the next question. अच्छा, और एक और बहुत ही ज़रूरी बात, ये देखिए यहाँ पर और बताया गया है, हमेशा जब भी आप टोटल प्रोबेबिलिटी के जो भी केसेस पॉसिबल हैं, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, इट विल ऑलवेज बी 1। छोटे से एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने में एक साइड है हेड्स, एक साइड है टेल्स। तो जब भी आप कॉइन टॉस करेंगे तो चांसेस क्या है, या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, 2। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे इसके, 2। ठीक है, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। लेकिन अगर बात करें हेड्स की, तो भाई एक बार में तो या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, तो एक ही चीज़ आएगी, राइट। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसी तरह टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों का सम है 1। तो इससे भी हमने आइडेंटिफाई किया कि नंबर ऑफ केसेस, राइट, तो या जो प्रोबेबिलिटी जो भी है, इवेंट्स है, जितने भी नंबर ऑफ केसेस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम है इट विल ऑलवेज बी 1। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, ऊपर वाले केस में भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें कि बाउंड्री लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बाउंड्री लगने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/30। टोटल नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे बाउंड्री लगी दैट इज 6, एंड टोटल नंबर ऑफ
इवेंट्स, टोटल नंबर केसेस जो कि हुए, जो कि घटना घटी, जो कि एक्शन हुआ, तो दैट वाज टोटल नंबर कितना था 30 बॉल्स, राइट। 30 बॉल्स वर प्लेड इन टोटल एंड टोटल बाउंड्री कितनी लगी, टोटल बाउंड्री लगी 6। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें सो द आंसर वुड बी 6/30 विच इज़ 1/5। ठीक है, तो या तो केस, अब इस वाले केस की बात करें तो या तो बाउंड्री लगी है या बाउंड्री नहीं लगी है। ठीक है, तो यही दो पॉसिबल है। बाउंड्री लगने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, बाउंड्री नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को सम करेंगे तो देखेंगे आप तो 1/5 प्लस 4/5 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस में और चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो ऑलवेज ध्यान रखिए, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे इसके बेसिस पे। ठीक है, तो याद रखना है इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर यही कैलकुलेट करके बताया गया है। ठीक है, तो 19/60 जो तीनों प्रोबेबिलिटी थी, जब उनको सम करेंगे तो 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500, जब इसको टोटल हम सम करेंगे तो विल फाइंड इट इज़ 1। इसका मतलब आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, alright, so I believe the data is missing from here, the graph is missing from here. No problem. Let's see question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the four different outcomes. ठीक है, अब the repetition of action, right? frequency क्या होता है कि कितनी बार वो चीज़ हो रही है, right? कितनी बार वो घटना घट रही है। ठीक है, तो 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया गया। ठीक है, ऐसे कि एक साथ 3 कॉइन रखे गए 1 2 3 और तीनों को एक साथ टॉस किया गया। और कितनी बार किया गया 200 टाइम्स, राइट। तो 200 टाइम्स उसको टॉस किया गया। ठीक है, और अब आउटकम जो आया है उसका, जो उसका कितनी बार हुआ 28 टाइम्स। ऑलराइट, डेटा समझ में आ रहा है, इस टेबल को देख करके डेटा आपको आई बिलीव क्लियर है। 3 कॉइन्स थे, तीनों को टॉस किया गया, तीनों कॉइन्स पे हेड आया, ऐसा कितनी बार हुआ 23। 2 पे हेड आया, 1 पे टेल आया, ऐसा कितनी बार हुआ 72। 1 पे हेड आया, 2 पे टेल्स आया, ऐसा कितनी बार हुआ 77। और तीनों पे टेल आया, मतलब एक भी हेड नहीं आया, ऐसा कितनी बार हुआ 28 टाइम्स। नाउ लेट्स सी इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन। अब वही 3 कॉइन जो है उनको एक साथ उछालते हैं अगर, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो 2 हेड्स आएंगे, इसके क्या चांसेस है? ठीक है, तो उनकी क्या संभावना है कि 2 हेड्स आएंगे। तो हमें क्या, कौन सा केस देखना है? वो केस देखना है जहाँ पर 2 हेड्स गिवन है। और 2 हेड्स वाला कौन सा केस है? ये रहा, देखिए 2 हेड्स वाला केस ये रहा, जहाँ पर बात हो रही है कि किसी भी 2 कॉइन के ऊपर हेड आएगा और 1 पे टेल्स आएगा। ऑफ कोर्स अगर ऐसा है कि 3 कॉइन अगर आप उछाल रहे हैं और 2 पे अगर हेड आया है तो तीसरे पे क्या आया होगा? तीसरे पे डेफिनेटली टेल्स ही आया होगा। अगर तीसरे पे भी हेड आ जाता तो वो 2 हेड वाला केस नहीं रहता, वो तीनों हेड्स वाला केस हो जाता। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल जो कॉइन टॉसिंग, टोटल जो एक्शन हुआ है, राइट, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दिस एक्शन हैज हैपेंड, कॉइन टॉस किए गए हैं 3 एक साथ, वो कितनी बार उछले हैं 200 टाइम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 2 हेड्स कमिंग अप। ठीक है, और नंबर ऑफ आउटकम्स जहाँ पर 2 हेड आए हैं, ठीक है, वो क्या है 72। ये देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स आपके सामने दिया हुआ है, डेटा जो है आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 हेड्स के आने की? 72/200, दैट इज 9/25।
राइट. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 9/25. तो आंसर क्या होगा? 9/25. So I want you to quickly tell me the probability of getting no head. ठीक है, आप जल्दी से मुझे बताएंगे probability of getting no head, कि एक भी head नहीं आए उसकी क्या probability है. Quickly try and solve the answer, right? So अब आपको कौन सा केस लेना है जहाँ पर वही 3 कॉइन टॉस हुए हैं और आपको बताना है कि चांसेस क्या हैं कि एक भी हेड नहीं आए. जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे. आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर. क्विकली टाइप इट इन द चैट विंडो. Alright, I believe you must have got the answer by now. You can send me the answer. I'm waiting for the correct answer. Yes, that is correct. 28/200. इसको आप further solve करेंगे, so you'll get 7/50. Right? 7/50 is the correct answer. Right? तो अब आप कैसे आपने निकाला? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या थे, पॉसिबिलिटीज क्या थी कि एक भी हेड नहीं आए. वो कितनी बार ऐसा हुआ था? 28 टाइम्स. और टोटल टाइम कितनी बार कॉइन टॉस किया गए थे? तीनों कॉइन 200 टाइम्स. ठीक है, तो आंसर वुड बी 28/200. एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वुड बी 28/200, विच इज तो कैंसिल करेंगे 4 से, तो इट विल बी 7/50. ऑलराइट, कूल. Now let's move on to the next question. An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. ठीक है, अब एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने क्या किया? 2400 फैमिलीज, 2,400 फैमिलीज को और रैंडमली सिलेक्ट किया और उनका सर्वे जो है वो करवाया. ठीक है, और क्या लगाने की कोशिश करी कि उनका इनकम लेवल और उनके घर में कितने वाहन हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स उनके पास कितने हैं. ठीक है, और वो ये रहा डेटा. डेटा को एक बार सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अगर ये ठीक से नहीं समझ पाएंगे देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो मंथली इनकम दे रखी है इन रुपीज़. ठीक है, तो लेस देन 7,000, इसका मतलब क्या है? 7,000 से कम जिनकी मंथली इनकम है. और व्हीकल्स पर फैमिली. ठीक है, तो जहाँ पर 0 व्हीकल्स है, जहाँ पर एक भी व्हीकल नहीं है, वो कितनी फैमिलीज हैं? 10 फैमिलीज है. ठीक है, फैमिली इनकम जो है वो 7,000 से कम है, 7,000 रुपये से कम है, और एक भी व्हीकल नहीं है उनके पास. ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 10. 7,000 से कम इनकम है और एक व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 160. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दिस टेबल. नाउ 7,000 से कम इनकम है फैमिली की एंड दे हैव 2 व्हीकल्स. ठीक है, और 2 व्हीकल्स हैं फैमिली में. सो द रिजल्ट इज 25, राइट. तो उसकी वैल्यू क्या है? 25. सो 25 क्या है यहाँ पर? 25 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं और उनकी जो इनकम है, मंथली इनकम, वो 7,000 से कम है. ठीक है, और 7,000 से कम मंथली इनकम है और 2 से ज़्यादा व्हीकल है. ठीक है, सो ऐसे कितनी फैमिलीज हैं? 0. ठीक है, आई बिलीव आपको अब टेबल कैसे देखते हैं ये चीज़ समझ में आ रही होगी. ठीक है, चलिए तो अब एक लास्ट वाली और वैल्यू चेक कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे. ठीक है, तो 16,000 और मोर वाली वैल्यू देखते हैं. तो 16,000 से ज़्यादा फैमिली इनकम है और 0 व्हीकल्स हैं. ठीक है, 16,000 से ज़्यादा इनकम है और एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ओनली 1. 16,000 से ज़्यादा इनकम है और
एक व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी हैं 579 फैमिलीज। और दो व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 82 फैमिलीज, राइट? सो द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव एन इनकम more than 16,000 rupees and have two vehicles, so that number is 82। वो 82 ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर दो से अधिक वाहन है और उनकी जो सैलरी है, उनकी जो इनकम है वो 16,000 से ज़्यादा है, ठीक है? और दो से भी ज़्यादा व्हीकल्स हैं, ऐसे कितनी फैमिलीज हैं? 88 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम जो है 16,000 से ज़्यादा है और व्हीकल्स भी उनके पास में दो से ज़्यादा हैं, ठीक है? सो आई बिलीव अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टेबल को कैसे देखना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो ये टेबल तो हमने समझ लिया, डेटा हमने समझ लिया है। नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो सपोज अ फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज, ठीक है? अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस फैमिली की जहाँ पर अर्निंग जो है वो 10,000 से 13,000 के बीच है और उनके पास में दो व्हीकल्स हैं, ठीक है? ध्यान रखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो एग्जैक्ट क्या चीज़ पूछ रहा है कि फैमिली की जो इनकम है तो किस इनकम ग्रुप में होना चाहिए? 10,000 to 13,000 पर मंथ, 10,000 से 13,000, एंड ओनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स, और उनके पास में सिर्फ दो व्हीकल्स हों, ठीक है? तो दो व्हीकल्स वाला कौन सा है? ये कॉलम ये रहा, दो व्हीकल्स वाला कॉलम, ठीक है? और 10,000 से 13,000 मतलब ये, तो आपके पास आ गया वैल्यू है 29, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टली तो 10,000 से 13,000 वाले रो में है ये और टू व्हीकल्स वाले कॉलम में मौजूद है, तो उसकी वैल्यू है 29। तो 29 ऐसी फैमिलीज हैं, ठीक है? लेकिन हमको नंबर ऑफ फैमिलीज नहीं बताना है, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो फैमिली जो है जो सिलेक्ट की गई है वो कितनी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं उसमें से है, ठीक है? 2400, ठीक है? तो वो 2400 फैमिलीज में से उनमें से कोई एक फैमिली जो है वो सिलेक्ट की गई है, उसका नंबर बताना है। तो अब क्या करना है इस केस में? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है? 2400, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जहां पर दो व्हीकल से ज़्यादा है और फैमिली की इनकम 10,000 से 13,000 है, वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? 29, ठीक है? तो उन 29 में से ही कोई एक फैमिली होगी, तो इसका मतलब आंसर वुड बी 29 अपॉन 2400, ये रहा। अर्निंग 10,000, ठीक है? तो ये टोटल वैल्यू क्या आई है? 29। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 29। पॉसिबिलिटी क्या है? 29, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली, फिर उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल फैमिलीज कितनी हैं? 2400। चलिए तो जल्दी से अगले का आंसर मुझे आप बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ। अगले का आंसर बताएंगे, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, ठीक है? तो 16,000 से ज़्यादा इनकम है और एक ही व्हीकल है, 16,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं और एक ही व्हीकल है, वो आपको बताना है। सो दैट इज 16,000 से ज़्यादा, तो ये रहा, ठीक है? और एक ही व्हीकल है, एक ही व्हीकल है तो ये वाला, ठीक है? तो 1 वाले कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 579, ठीक है? तो 16,000 से ज़्यादा इनकम है और एक व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 579। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी 579 एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है? 2400, राइट? अभी भी उन 2400 में से ही सिलेक्ट की जा रही हैं, ठीक है? तो आंसर वुड बी 579 अपॉन 2400, राइट? सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली which will be selected, ठीक है? and it will have 16,000 and higher income plus one vehicle. Third one, number of families having earning, अब third one is earning less than 7,000 per month, 7,000 से कम इनकम है and does not own any vehicle, और एक भी व्हीकल नहीं है, ठीक है? तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी फैमिलीज हैं 10 फैमिलीज हैं, ठीक है? तो जिनकी पास एक भी व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल्स हैं और 7,000 से कम इनकम है, तो ऐसी फैमिलीज है 10। सो आंसर वुड बी 10 अपॉन 2400 विच इज 1 अपॉन 240, ये रहा,
1/240. And finally, the last one, the fourth one, earning 13,000 to 16,000 per month, 13,000 to 16,000 per month उनकी इनकम हो, और owning more than 2 vehicles, और 2 से अधिक उनके पास में vehicles हो, ठीक है। तो above 2 वाले कॉलम में देखेंगे और 13,000 से 16,000 वाले ग्रुप में देखेंगे। So the total number of families is 25 and the answer would be 25/2400. Here we go. 25/2400, which will further be solved in 1/96. ठीक है। And the last one now, owning not more than 1 vehicle, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। owning not more than 1 vehicle, इसका मतलब उनके पास में एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये लास्ट वाला जो है, ये इसमें थोड़ा सा आपको डेटा जो है उसके अंदर आपको फर्दर डिटेल में चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बात कर रहा है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये 2 वाला कॉलम है, ये 2 वाला कॉलम जो है ये बिल्कुल नहीं काउंट होगा। अबाउट 2 वाला कॉलम भी बिल्कुल काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। आंसर वुड बी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो व्हीकल, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो व्हीकल। तो ऐसी फैमिली जिनके पास में एक भी व्हीकल नहीं है, ठीक है, विच इज़ 10 + 1 + 2 + 1। ये रहा डेटा में आप ऊपर देख सकते हैं, 10 + 1 + 2 + 1, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, जहाँ पर 0 व्हीकल्स हैं। ये वो फैमिलीज़ हैं जहाँ पर एक भी व्हीकल नहीं है, और वो ये रहे उनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो टोटल ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, 14 ऐसी फैमिलीज़ हैं टोटल, चाहे इनकम उनकी कुछ भी हो, व्हीकल एक भी नहीं है। सिमिलरली एक व्हीकल वाली फैमिलीज़ कितनी होंगी, तो 160 + 305 + 535 + 469 + 579, ठीक। तो जब इनको सबको टोटल करेंगे तो फर्स्ट वाला केस जो कि एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी टोटल फैमिलीज़ हैं 14, और जहाँ पर एक व्हीकल है ऐसी फैमिलीज़ हैं 2148, ठीक है, 2148, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी हो गई, जहाँ पर एक से ज़्यादा व्हीकल, एक ही व्हीकल है, या तो एक है या एक से कम है, एक से ज़्यादा व्हीकल जहाँ पर नहीं है, तो ऐसी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ हो गई 2162, ठीक है। ये अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2162/2400। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली सिलेक्टेड डज नॉट हैव और डज नॉट ओन मोर देन 1 व्हीकल, कि वो जो फैमिली सिलेक्ट की गई है, रैंडमली कोई भी एक फैमिली जो सिलेक्ट की गई है, उसके पास में उस फैमिली में एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 0 से 20 मतलब कि किसी के 0% है या 20% है, ठीक है। तो वो टोटल मतलब 19.9% तक टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 7। ध्यान रखेंगे कि 0 से 20 मतलब कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 से कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7। 20 से 30 के बीच में मार्क्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स हैं, तो टोटल नंबर इज 10। 30 से 40 के बीच में है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10 अगेन, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 से और 40 के बीच में है मार्क्स, सो अगेन दैट इज 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल को फॉलो करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है दैट अ स्टूडेंट obtain लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 20% से और कम मार्क्स आए हैं, तो ऐसे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो है 90, ठीक है। ये कैसे पता चला, इनको जब को टोटल सबको टोटल करेंगे, ठीक है, इन सबको जब टोटल करेंगे तो आंसर इज 90। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको मिल गया 90, तो 90 में से सिलेक्ट करने हैं हमें, ठीक है। तो 90 में से कोई बच्चा जो है सिलेक्ट किया गया है और उसके 20% से
कम मार्क्स हैं, तो ऐसे क्या उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस क्या हैं? तो पॉसिबल क्या है? तो पॉसिबल ये है कि पॉसिबिलिटी है कि 7 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो 90 स्टूडेंट्स जब आप सिलेक्ट करोगे तो उनमें से 7 में से कोई एक बच्चा आ जाए। ठीक है, तो उसकी क्या चांसेस हैं? तो उसके चांसेस होंगे 7/90। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स हैं 7 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 90। ठीक है, तो आंसर वुड बी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हु हैव number of students who have obtained less than 20% marks is 7, and probability of student who has obtained less than 20% marks is 7/90. total number of students कितना है? 90. ठीक है, so this is how you will solve this question. Next question is find the probability that a student obtains 60 marks or above. तो 60 से above marks आए हैं। ठीक है, तो obviously ये यहाँ तक तो देख रहे हैं आप 50 to 60, तो ये तो 50 से ये 60 से कम है। ठीक है, और बात करें 60 से ऊपर वाले, तो 60 से ज़्यादा वाले ये 60 से 70 वाले आ जाएंगे एंड 70 एंड अबव आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्या होंगे? 15 + 8 23 स्टूडेंट्स जो हैं उनके 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं, चाहे वो 65 हैं, चाहे वो 75 हैं, चाहे वो 85 हैं, चाहे वो 95 है, चाहे वो 90 है, कुछ भी मार्क्स हो सकता है, 60 से ज़्यादा हैं। तो ऐसे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो उसके लिए अब आप देखोगे टेबल में, तो 60 से ज़्यादा मार्क्स वाले कौन कौन से हैं? एक तो 60 से 70 ग्रुप और एक 70 से ऊपर वाला ग्रुप। ठीक है, 70 से ऊपर वाला ग्रुप ऑब्वियसली 60 से ऊपर वाला ही ग्रुप है। ठीक है, तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 + 8 23। ठीक है, 15 + 8 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उन स्टूडेंट की, कोई स्टूडेंट की जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 90। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो क्या है? 23। सो आंसर वुड बी 23/90। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू नाउ। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड. द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, तो अब ये है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसके अंदर 200 बच्चों से और कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए और उनसे पूछा गया स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो पसंद है या नहीं पसंद है. ठीक है, तो उनसे पूछा गया, एक सर्वे हुआ 200 बच्चों के बीच और 200 में से 135 बच्चों ने 135 स्टूडेंट्स सेड कि दे लाइक द सब्जेक्ट. ठीक है, तो उनको सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो पसंद है, ऐसा 135 बच्चों ने कहा. और 65 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, और उन्होंने ये कि उन्हें ये सब्जेक्ट नहीं पसंद है. ठीक है, 65 स्टूडेंट्स सेड कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो नहीं पसंद है. ठीक है, अब क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स डज नॉट लाइक इट. ठीक है, फर्स्ट इज कि उसको स्टैटिस्टिक्स जो है वो पसंद है और दूसरा केस है कि स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद है. ठीक है, तो पसंद है वाले केस कितने स्टूडेंट्स हैं? 135. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 200. तो आंसर वुड बी 135/200. वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज कि चांसेस क्या है कि किसी स्टूडेंट को कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो है वो नहीं पसंद होगी. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 200 में से 65 बच्चों को नहीं पसंद है. तो आंसर वुड बी 65/200. 65/200 और 65/200. ठीक है, नेक्स्ट इज what is the empirical probability that an engineer lives. ठीक है, तो अब ये एक्सपेरिमेंटल या empirical probability की बात हो रही है. Alright, I believe some table must be missing from this as well. I'll be adding tables, alright, and then or you can verify it from your book. So this is the table is missing over here, but we will be providing you with the solutions, right? So you can tally the table from the book. Now let us see the next question. ठीक,
next is again an activity. All right, let's see question number 11. 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg. ठीक है, 11 bags हैं आटे के. ठीक है, तो आटा है उनमें और सबके ऊपर 5 kg लिखा हुआ है. Actually contain the following weights of flour. ठीक है, in kg. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज दी हुई है वो kg में दी हुई है. ठीक है, और 11 बैग्स की ऐसी वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो 11 एक्चुअल में बैग्स हैं जिन पे लिखा है कि 5 किलो वजन है, लेकिन एक्चुअल वेट क्या है, तो किसी के अंदर 4.97 kg है, किसी के अंदर 5.05 kg है, किसी के अंदर 5.08 kg है, इस तरीके से. तो 11 वैल्यूज आपको दी हुई हैं. ठीक है, अब वो बात पूछ रहा है, क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर. ठीक है, तो 5 किलो से ज़्यादा उसमें आटा होगा. अगर एक बैग सिलेक्ट किया गया, उसमें से रैंडमली कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया और उस बैग में 5 किलो से ज़्यादा आटा होगा. ठीक है, अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली. ठीक है, लेकिन कोई भी रैंडमली कि भाई हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, वो बैग देख करके आप, क्योंकि सब पे लिखा 5 किलो है. ठीक है, सब पे लिखा है 5 किलो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कर चुके हैं. लेकिन अब वो ग्रुप में एक साथ रखे हैं 11 बैग. अब उन बैग में से कोई सा भी एक आप बैग सिलेक्ट करते हो और उसके अंदर 5 किलो से ज़्यादा, ध्यान रहे 5 किलो नहीं, 5 किलो से ज़्यादा मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, 5 किलो से ज़्यादा उसके अंदर आटा हो, ऐसा आने के चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है. तो ऑफ कोर्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ बैग्स. तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स क्या है, 11. और नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर इक्वल टू 7. ठीक है, अब हमको ये देखना है जो डेटा दिया हुआ है इसमें से कितने ऐसे बैग्स हैं जहाँ पर 5 किलो से ज़्यादा वैल्यू दे रही है. तो 5.05 जो है, दिस इज़ हायर देन और दिस इज मोर देन 5. 5.08 is more than 5. 5.03 is more than 5. 5 is not more than 5. ठीक है, तो 5 को नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इग्नोर कर देंगे. 5.06 is more than 5. 5.08 is more than 5. 4.98 less than 5. ठीक है, तो इसको भी नहीं काउंट करेंगे. 5.04 is more than 5. 5.07 is more than 5. And 5 is equal to 5, is not more than 5. ठीक है, तो हमारे पास केसेस कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 7. टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 11. तो पॉसिबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि हमने बैग जो सिलेक्ट किया उसके अंदर 5 किलो से ज़्यादा आटा है, 5 kg से ज़्यादा उसके अंदर फ्लोर है, व्हीट फ्लोर है. उसके चांसेस क्या हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 7/11. ऑलराइट, सो that's how simple and that's how easy these types of questions are, right? I'm sure अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो you must not miss marks on this type of question. ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आपको पता भी है कि हमेशा वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी. इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जब टोटल करेंगे, सो इट विल बी 1. इट विल ऑलवेज बी 1. नेक्स्ट इज, ठीक है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द टेबल गिवन इन योर बुक. ऑलराइट, so this is just the first exercise and the only exercise from your book. However, I have provided with some additional questions to you. All right, let's see. ठीक है, if we throw a die, ठीक है, die क्या होती है, वो जब खेलते हैं, पासा जिसको बोलते हैं हिंदी. ठीक है, जिसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6. जैसे लूडो खेलते हैं आप जिससे. देन द अपर फेस शोज 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. ठीक है, यही केसेस हैं.
जब भी हम किसी पासे को फेंकते हैं, राइट, जब भी किसी डाई को फेंकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर या तो 1 आता है या 2 आता है, ऊपर वाला फेस जो सामने उनको दिखता है, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा. सपोज वी थ्रो अ डाई 150 times and get 2 for 70 times. What is the probability of getting a 2? ठीक है, अगर 150 टाइम्स आपने उसको, उस पासे को आपने फेंका है 150 टाइम्स में से और 75 टाइम्स उस पर 2 आया है, ठीक है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस पासे की, ठीक है, उस डाई की 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. उसके लिए सिंपली हमको क्या करना है, हमको देखना है कि लेट ई बी द इवेंट, राइट. तो इवेंट क्या है कि भाई 2 आ रहा है, ठीक है, और 2 आ रहा है, इसके इवेंट की क्या होगी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग, ठीक है, कितनी बार आपने उसको किया है वो एक्शन, मतलब पासे को आपने फेंका है. तो टोटल नंबर कितनी बार फेंका था, 150 टाइम्स. टोटल आया कितनी बार था, 75 टाइम्स. तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 upon 150 विच इज़ 1/2 या फिर 0.5. नेक्स्ट इज अ कॉइन इज टॉस्ड 200 times and is found that a tail comes up for 120 times. Find the probability of getting a tail. ठीक है, सिंपली वही चीज़ है कि एक कॉइन जो है उसको टॉस किया गया और 200 बार उसको टॉस किया गया, जिसमें से 120 बार 120 टाइम्स उस पर टेल्स आया, और ये बताना है कि टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 120/200. सो सिंपल. नेक्स्ट इज इफ अ कॉइन इज टॉस्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एक कॉइन को और टॉस किया गया कुछ बार. How many times the coin was tossed? If the probability of getting a head is 0.4 and it appeared up for 24 times. ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं. अब वो पूछ रहा है कि उसको कितनी बार टॉस किया गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालना है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो दी हुई है हेड की, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, गेटिंग ए हेड इज 0.4 की. 0.4 का मतलब ये हो गया कि अगर उस कॉइन को 10 बार उछाला गया तो उस पर 4 बार हेड्स आया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 0.4 एंड इट अपीयर्ड अप फॉर 24 टाइम्स, और वो कितनी बार हुआ, 24 टाइम्स वो आया. ठीक है, बहुत ईजी है. ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे को पता है, कितनी बार हेड्स आया था, 24. ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कि वो जो 24 जो है हेड्स आया है वो हमने n टाइम्स जो है उसको कॉइन को टॉस किया था. ठीक है, हमने n टाइम्स कॉइन को टॉस किया था, और जब हेड्स कितनी बार आया, 24 टाइम्स. ठीक है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है, ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा यही रहेगी, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है, सो दिस वुड बी ऑलराइट. ठीक है, तो 0.4 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज 0.4 इक्वल्स 24 अपॉन n, और n क्या है इस केस में, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो कि हमें निकालना है, n की वैल्यू ही निकालनी है. तो आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आपको ये पता है, ये अब आ गया है. ठीक है, इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल n की वैल्यू निकालनी है. और कैसे निकालनी है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा n अपॉन 24 इक्वल्स 10 अपॉन 4. ठीक है, और जब उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 4 इंटू 24 विच इज 60. इसका मतलब n की वैल्यू 60 आ गई. इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी बार कॉइन टॉस किया गया था, कॉइन टॉस हुआ था 60 टाइम्स, और उस पर हेड्स आया था 24. और जब आप उसकी वैल्यू भी जब इक्वेट करेंगे दोनों को, तो आपको मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी हेड्स की 0.4 ही आ रही है. नेक्स्ट इज in a cricket match, if the probability P of hitting the boundary is 0.3, then the final probability of not hitting the boundary. अरे ये तो आपको पता ही है,
probability of an event happening plus probability of an event not happening, the same event not happening, ठीक है, कोई इवेंट जो है वो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस वो इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी 1। तो अगर बाउंड्री लगने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो बाउंड्री नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 0.3, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये 1 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स ऑन अ कॉइन इज 0.4, ठीक है। तो 0.4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन अ कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड ऑन दैट कॉइन वुड बी 0.6। क्यों, कैसे किया था, 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वो मिल जाएगा कि वो इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। क्लियर? Cool. Next is, in a GK test, a student was given 50 questions one by one, ठीक है। एक टेस्ट हुआ, उसके अंदर स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट को 50 क्वेश्चंस दिए गए एक एक करके। He gave the correct answer for 30 questions, उसने 30 questions को तो सही जवाब दिया, 30 का तो सही जवाब दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग करेक्ट आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके जो आंसर है वो सही है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 30, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस थे जो सही थे वो थे 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन करेक्ट फॉर दैट स्टूडेंट इज 30/50 और 0.6। ठीक है। देन ये एक ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज है। ऑलराइट, चलिए ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 150 टाइम्स, एक कॉइन को 150 बार और टॉस किया गया। एंड इट इज फाउंड दैट हेड कम्स 115 टाइम्स एंड टेल 35 टाइम्स, ठीक है। तो और हेड्स कितनी बार आया उस पर 115 बार और टेल्स कितनी बार आया, मात्र 35 बार, ठीक है। इफ अ कॉइन टॉस एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि अगर उस कॉइन को हमने रैंडमली कभी उछाला, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस पर हेड्स आएगा, ये क्या प्रोबेबिलिटी उस पर टेल्स आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 150। कितनी बार उछाला गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 150। नंबर ऑफ हेड्स एज आउटकम, कि उस पर हेड्स आया या हेड्स जो है उसका फेवरेबल आउटकम है, उसके क्या नंबर है, वो है 115। सो दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। 115 बार जो है उस पर हेड्स आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या हो गई उस कॉइन के ऊपर, उस कॉइन पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड हो गई 115/150, 115/150, ठीक है। तो ये होगी क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी कि उस कॉइन के ऊपर हेड्स आए। सिमिलरली टेल्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 35/150। क्यों, क्योंकि टेल्स टोटल कितनी बार आ रहा था, 35 बार, 35 टाइम्स ओनली, राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर टेल्स वुड बी 35, number of favorable outcomes would be 35 and total number of trials or total number of cases कितने होंगे, वो हैं 150, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 35/150, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। एंड देन देयर इज वन अ कपल मोर